न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। तेज रफ्तार खबरों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। पहली बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में ये बात कही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए कहा है। अब फैसला उपराज्यपाल को लेना है। वहीं दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा? जो बात अब कही जा रही है वो पहले भी कही जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इस बीच बड़ा सवाल पूछ लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है? जो भी फैसला लेना है वो फैसला लिया जाए, लेकिन इस फैसले को लेने में इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है? पूरे दिल्ली जानना चाहता है कि आखिर दिल्ली में सरकार बनेगी और अगर बनेगी तो कब बनेगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर राष्ट्रपति की हरी झंडी मिल गई है। ये बात तो एलजी ने बता दी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एलजी अब क्या बीजेपी को न्योता देने वाले हैं? ये अभी भी सस्पेंस इस पर बना हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि बीजेपी को न्योता दिया जाएगा दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर। लेकिन उसके बाद भी सवाल यह है कि बीजेपी क्या इस न्योते को स्वीकार करेगी? क्या बीजेपी चाहेगी कि इस वक्त जो स्थिति है, मौजूदा दिल्ली विधानसभा की स्थिति है, उसमें वो सरकार बनाए, या फिर बीजेपी चाहेगी कि जो विजय रथ पर वो सवार है, हाल ही में लोकसभा चुनाव जीते हैं, 2 राज्यों में अभी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा में अपने बल पर सरकार बनाई है, वहीं महाराष्ट्र में भी आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है बीजेपी। तो क्या बीजेपी को लगता है कि दिल्ली में भी वो चुनाव कराकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना चाहती है? कुल मिलाकर आज 2:30 बजे हो सकता है कि बीजेपी का जो रुख हो वो साफ हो जाए, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरफास्ट 100 में खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में यही बात कही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए कहा है। अब फैसला उपराज्यपाल को लेना है। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा? जो बात अब कही जा रही है पहले भी कही जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बीजेपी आखिर सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि सरकार बनाने को लेकर सकारात्मक रुख होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि ये लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि उनके पास चुनी हुई सरकार हो, न कि राष्ट्रपति की तरफ से शासन किया जाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उपराज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जल्द ही न्योता दे सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि इसका जवाब वो दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। मैंने कहा है कि उचित समय पर उचित प्रक्रिया आपको जरूर दे देंगे हम, और 2:30 बजे मेरी प्रेस है, उसमें मैं आपसे जो भी बात करनी होगी तब बात करूंगी। फिलहाल 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 67 विधायक हैं, क्योंकि बीजेपी के 3 एमएलए सांसद बन चुके हैं, इसलिए बहुमत के लिए 34 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी प्लस के पास सबसे ज्यादा 29 विधायक है। बीजेपी को बहुमत के लिए 5 विधायकों की जरूरत है। 3 अन्य अगर बीजेपी के साथ दें तब भी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। अगर उपचुनाव में बीजेपी तीनों सीटें जीत जाती है तो उसके पास कुल मिलाकर 32 विधायक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में 3 अन्य के सहयोग से सरकार बनाई जा सकती है। बीजेपी के अलावा अभी आम आदमी पार्टी के पास 27 विधायक हैं। एक विधायक विनोद कुमार बिन्नी हैं, जो कि आप से अलग हुए थे, और दिल्ली में कांग्रेस के पास 8 विधायक हैं। दिल्ली में बीजेपी चाहे तो फिलहाल अल्पमत की सरकार बना सकती है। 23 दिसंबर को तीनों सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जिसके बाद आगे की तस्वीर साफ होगी। दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। 25 नवंबर को वोटिंग और 23 दिसंबर को तीनों सीटों के नतीजे आएंगे।
दिल्ली की कृष्णानगर से हर्षवर्धन, महरौली से प्रवेश वर्मा और तुगलकाबाद सीट से विधायक रमेश बिधूड़ी के सांसद बनने के बाद से 3 सीटें खाली हुई हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सीएम पद के इस्तीफे के बाद फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। दिल्ली में पिछले साल 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और केजरीवाल 49 दिन सीएम भी रहे थे। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जादू फीका पड़ रहा है। चुनाव को लेकर इंडिया न्यूज ने सर्वे कराया तो 60% लोगों ने बीजेपी को वोट देने की बात कही। आम आदमी पार्टी को महज 18.93% लोगों ने वोट देने की बात कही। वहीं कांग्रेस को लगभग 20.5% लोगों ने वोट देने की बात कही। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल से वक्त मांग लिया है। आज शाम 6 बजे बीजेपी नेता राज्यपाल से मिल सकते हैं। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, आज इसका फैसला हो जाएगा। आज शाम 4 बजे महाराष्ट्र बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सूत्र बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। ये बैठक राष्ट्रीय पर्यवेक्षक गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महासचिव जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगी। दोनों आज दोपहर 12 बजे मुंबई के लिए रवाना होने वाले हैं। शाम करीब 6-7 बजे के आसपास महाराष्ट्र के भावी सीएम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। कर लेंगे, हमारे लीडर का चयन हो जाएगा और हम अपने मुख्यमंत्री की तैयारी कर लेंगे। सरदार पटेल की जयंती यानी कि 31 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं सामना के संपादकीय में बीजेपी को समर्थन के ऐलान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने जल्दी ही खुशखबरी मिलने की बात भी कह दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने तो फडणवीस की तुलना पीएम मोदी से कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी सबसे काबिल पीएम है तो फडणवीस भी अच्छे सीएम साबित होंगे। महाराष्ट्र में एक निर्दलीय विधायक रवि राणा ने इंडिया न्यूज से कहा कि अगर मंत्री पद मिले तो 7 निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। साथ ही रवि राणा ने बताया कि शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी 7 निर्दलीय विधायकों से संपर्क कर उनकी मांगे जानने की कोशिश की थी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी की तारीफ की गई है। अखबार के मुताबिक मोदी के आने से सियासी माहौल बदल गया है। दिवाली मिलन समारोह पर सांसदों को बुलाने को भी अच्छा कदम बताया गया। बड़े कांग्रेसी नेता शशि थरूर के बाद अब शीला दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। कहा है, आत्मविश्वास से भरे पीएम के पास विजन मौजूद है। हरियाणा के गोहाना में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से करोड़ों के चोरी का मामला सामने आया है। यहां पर चोरों ने 150 फीट लंबी सुरंग बनाकर 87 लॉकर्स में रखी लोगों की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने रविवार को छुट्टी के दिन बैंक में हाथ साफ करते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। हैरानी इस बात की है कि प्लानिंग के तहत करीब 1 महीने से बनाई गई सुरंग के बारे में किसी कर्मचारी को भनक तक नहीं लगी। पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों रुपए की चोरी के बाद खाता धारकों ने बैंक के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि उनकी बरसों की जमा पूंजी बैंक में रखी हुई थी, जिसे चोर उड़ाकर ले गए। खाता धारकों ने नुकसान होने पर आत्मदाह तक की धमकी दी है। लोगों ने चोर के बैंक में कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप भी लगाया। पुलिस के मुताबिक करीब 1 महीने तक सुरंग खोदकर इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। चोरी की इस हैरत अंगेज वारदात के बाद लोग प्रशासन की ओर से अब कोई ठोस जवाब नहीं मिलने से नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि इस चोरी में प्रशासन के कुछ लोग भी मिले हुए हो सकते हैं। काले धन को लेकर सरकार की एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने 2011 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने सभी खाते धारकों के नाम बताने के लिए कहा था। इससे पहले कल सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाले 3 भारतीय खाताधारकों के नाम सुप्रीम कोर्ट को बताए थे। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हलफनामा कोर्ट में पेश किया था। इन कारोबारियों में डाबर समूह के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन, राजकोट के बुलियन कारोबारी पंकज चिमनलाल और गोवा की खनन कारोबारी राधा टिम्बलू शामिल हैं। सरकार की तरफ से इनके नाम सबूत के तौर पर पेश किए गए। सरकार के मुताबिक सभी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं और जांच भी चल रही है। काला धन रखने की आरोपी खनन कारोबारी राधा टिम्बलू के बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को चंदा देने का खुलासा हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने आंकड़े बताए। टिम्बलू बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 3 बार चंदा दे चुकी हैं। राधा टिम्बलू ने बीजेपी को 7 साल में 9 बार 1 करोड़ 18 लाख और कांग्रेस को 3 बार में 65 लाख रुपए चंदे के तौर पर दिए। वहीं काला धन रखने के दूसरे आरोपी चिमनलाल लोढ़िया के बारे में भी खुलासा हुआ है। उन्होंने बीजेपी को 2011-12 में 51,000 रुपए का चंदा दिया था।
सूत्रों से खबर है कि कालेधन को लेकर सरकार के पास यूपीए सरकार में मंत्री रहे एक कांग्रेस नेता समेत 4 कांग्रेसियों के नाम भी हैं। जांच पूरी होने के बाद सरकार उनके नामों का खुलासा करेगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और यूपीए सरकार में राज्य मंत्री रही परनीत कौर का नाम काला धन रखने वालों की लिस्ट में बताया जा रहा है। हालांकि परनीत कौर ने इसका खंडन किया है। परनीत कौर ने कहा कि उनके पास कोई कालाधन नहीं है और न ही विदेश में उनके नाम पर कोई खाता है। आयकर विभाग ने उन्हें 2011 में नोटिस दिया था, जिसके जवाब में उस समय ही उन्होंने ये कहा था। कालेधन को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सिर्फ उन्हीं खाताधारकों के नाम देगी जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से स्विस बैंक में खाते खोले हैं। चुनाव आयोग ने यूपी की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। 24 नवंबर से 23 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। चुनाव 5 चरणों में होगा। मुंबई में गायिका पलक मछाल ने पीएम से स्वच्छता अभियान से जुड़कर सड़कों पर साफ सफाई की। पलक के साथ उनके कई दोस्त भी इस अभियान में शामिल हुए। यूपी के गाजियाबाद में धागा फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। आग सोमवार रात करीब 11 बजे लगी। आग बुझाने के लिए आसपास के 6 जिलों की दमकल गाड़ियों की मदद ली जा रही है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में आग रात करीब 11 बजे लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले कविनगर की ये धागा फैक्ट्री धू धू कर जल उठी। आग बुझाने के लिए पहले दमकल की 1 दर्जन गाड़ियां आई। उसके बाद 1 घंटे के अंदर 40 गाड़ियों को बुलाया गया। बार बार टैंक में पानी भरा जा रहा है। धागा फैक्ट्री के पास ही एलपीजी सिलेंडर का गैस गोदाम है। एहतियात के तौर पर पूरे इंडस्ट्रियल एरिया की बिजली काट दी गई। गैस गोदाम को खाली करवाया गया। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और हिंडन एयरबेस स्टेशन से फायर टेंडर्स मंगवाए गए हैं। इस बड़ी आग को बुझाने के लिए यूपी के कई जिलों से फायर टेंडर्स आए हैं। 50 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों की मदद से करीब 7 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक इस भीषण आग से करोड़ों का नुकसान हो चुका था। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर पूरी रात गाजियाबाद के डीएम और एसपी मौजूद थे। इस फैक्ट्री में सिंथेटिक धागे बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस फैक्ट्री में सिंथेटिक धागे बनाए जाते हैं और यही सबसे बड़ी वजह थे आग के फैलने की। हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की फांसी पर आज तक के लिए स्टे लगाया हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट में काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान पर अहम सुनवाई होगी। मामले में हाईकोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराने वाले फैसले पर रोक लगा दी थी, जिस पर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हुदहुद के बाद नीलुफर नाम का तूफान आने से हड़कंप मच गया है। अरब सागर से उठा यह तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। अरब सागर में बन रहा नीलोफर 29 से 31 अक्टूबर के बीच में गुजरात के कच्छ से टकरा सकता है। करीब 1000 मछुआरों को समुद्र से बाहर निकाला जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इसका केंद्र गुजरात का नालिया होगा। तूफान के चलते उत्तरी गुजरात के जिलों में भारी बारिश की आशंका है। तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। नीलोफर तूफान से निपटने के लिए मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने कल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद आनंदीबेन ने बताया कि संबंधित अधिकारी अगले 2-3 दिन तक अलग अलग जिलों में रहकर प्रशासन की मदद करेंगे। नीलोफर तूफान का सबसे ज्यादा असर कच्छ में होने की संभावना जाहिर की जा रही है, जिसे देखते हुए कच्छ में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पोरबंदर, द्वारका और सोमनाथ इलाके में तटीय सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल की लिफ्ट में एक नाबालिग से यौन शोषण की कोशिश में पुलिस ने लिफ्टमैन को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की अस्पताल में पिता के साथ इलाज के लिए आई थी। उसे लिफ्ट में अकेला पाकर लिफ्टमैन ने छेड़छाड़ की। पुणे के पंचशील होटल ग्रुप के चेयरमैन अजय ईश्वरदास चौरड़िया की उन्हीं के 5 स्टार होटल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 48 साल के अजय ने पुणे में अपने ही होटल के ऑफिस में फांसी लगा ली। पुलिस को हिल्टन होटल से अजय चौरड़िया का सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला की हत्या का आरोप उसके बेटे के दोस्तों पर लगा है। पुलिस ने 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लड़कों ने पुलिस को बताया कि पैसे की जरूरत के चलते उन्होंने अपने ही दोस्त की मां की बेरहमी से हत्या कर दी।
आरोपियों ने बताया कि परीक्षा में कम नंबर आने पर वो डर गए थे। किसी ने उन्हें पैसे देने पर नंबर बढ़ाने की पेशकश की थी और इसीलिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में डांस फ्लोर पर हुए विवाद के बाद मारपीट बढ़ गई। दबंगों ने शादी में आए 3 लड़कों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। पूरा विवाद शादी में डांस फ्लोर पर डांस करने को लेकर हुआ था। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बदमाशों ने एक सुरक्षा गार्ड को लूट लिया। बदमाशों ने गार्ड की बंदूक, कारतूस और कुछ रुपए भी लूट लिए। कानपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने सेना के 3 जवानों को गिरफ्तार किया है।